नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंडिया के मंच से विपक्षी दलों ने भरी हुंकार। सीएम ममता ने भाजपा को दी ये बड़ी चेतावनी। लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू पुलिस ने सेना के साथ मिलकर ऐसे किया शिकंजा। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान थूका। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। पाकिस्तानी सीमा हैदर की हकीकत अब आएगी सामने। तीसरी आंख की मदद लेगी एटीएस। सहारा में फंसा 10 करोड़ लोगों का पैसा वापस मिलेगा। रिफंड पोर्टल शुरू जाने प्रोसेस। निवेशकों के 86,000 करोड़ से ज्यादा जमा थे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी विपक्षी दल अब एक मंच पर आ चुके हैं। बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक में विपक्ष के सभी दिग्गज नेताओं ने एक साथ भाजपा नीति एनडीए पर जमकर हमला बोला है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी विपक्षी दल अब एक मंच पर आ चुके हैं। बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक में विपक्षी के सभी दिग्गज नेता एक साथ भाजपा नीति एनडीए पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे इंडिया गठबंधन जीतेगी और भाजपा हारेगी। भाजपा लंबे समय से देशवासियों के साथ धोखा करती आ रही है। अब उन्हें संभल जाना चाहिए। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। विपक्षी दलों की बैठक के बाद ममता बनर्जी ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया जीतेगी, भाजपा हारेगी। भाजपा और राजग, क्या आप लोग इंडिया को चुनौती दे सकते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे खुशी है कि बेंगलुरु में 26 पार्टियां एकजुट होकर काम करने के लिए मौजूद हैं। हम सब मिलकर आज 11 राज्य में सरकार में हैं। बीजेपी को अकेले 303 सीटें नहीं मिली। उसने अपने सहयोगियों के वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता में आई और फिर उन्हें त्याग दिया। भाजपा अध्यक्ष और उनके नेता अपने पुराने सहयोगियों से समझौता करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें डर है कि जो एकता उन्हें यहाँ दिख रही है उसका नतीजा अगले साल उनकी हार होगी। उन्होंने कहा, हर केंद्रीय एजेंसी को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। इस बैठक में हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं है। ये लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। आइए हम भारत को प्रगति, कल्याण और सच्चे लोकतंत्र के पथ पर वापस ले जाने का संकल्प करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई भाजपा की विचारधारा और उसकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, देश की आवाज को कुचला जा रहा है। ये लड़ाई देश की आवाज के लिए है। लड़ाई राजग और इंडिया के बीच है, मोदी और इंडिया के बीच है। उनकी विचारधारा और इंडिया की अवधारणा की लड़ाई है। विपक्षी दलों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि हम परिवार के लिए लड़ रहे हैं। यह देश हमारा परिवार है और हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम देश को बचाने के लिए और नए भारत को बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मध्य कश्मीर के बडगामा जिले में लश्कर ए तैयबा संगठन से जुड़े 4 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। एक बयान में पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने मध्य कश्मीर में आतंकवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और एसआईए ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले छापामारी की है। वहीं पुंछ में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने मंगलवार को दावा किया कि सुरक्षा बलों के साथ मिलकर मध्य कश्मीर के बडगामा जिले में लश्कर ए तैयबा संगठन से जुड़े 4 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। एक बयान में पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। सभी बरामद सामग्रियों को आगे की जांच के लिए केस रिकॉर्ड में लिया गया है।
इस बीच आतंकवादी समर्थक के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए राज्य जांच एजेंसी ने इस साल फरवरी में मारे गए कश्मीरी संजय शर्मा की हत्या की जांच के सिलसिले और आज दक्षिण कश्मीर में कई स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि पुलवामा के एटीएम गार्ड संजय शर्मा की हत्या की एफआईआर संख्या 14/2023 के मामले में दक्षिण कश्मीर के सोफिया, कुलगाम, अनंतनाग में दर्जनों स्थानों पर छापामारी की गई। अधिकारियों ने कहा, ये तलाशी विशेष अदालत द्वारा जारी किए गए तलाशी वारंट के अनुसरण में की जा रही है। शर्मा की हत्या के मामले की जांच शुरू में पुलवामा पुलिस ने की थी और बाद में इसे एसआईए कमिश्नर को स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं पुंछ में आतंकवाद विरोधी अभियान के दूसरे दिन सेना ने दावा किया कि मंगलवार को पुंछ जिले के सुरनकोट के शिंधारा इलाके में मुठभेड़ के 4 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उन्होंने बताया कि कुल सुरक्षा बलों द्वारा विशेष सूचना पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू की गई थी। इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी है। पुलिस ने मामले में 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। भारतीय दंड विधान की धारा 1860 के तहत 295A, 153A, 296, 505 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सोमवार को एक धार्मिक जुलूस पर कुछ लोगों के कथित तौर पर थूकने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कथित घटना सोमवार को हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने खारकुआ पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक शहर के टंकी चौराहे के समीप बाबा महाकालेश्वर दूसरी सवारी के दौरान कुछ शरारती तत्व एक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर नीचे की ओर थूक रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने संवाददाताओं को बताया कि आरोप है कि बाबा महाकालेश्वर की सवारी के जुलूस में शामिल लोगों ने कुछ युवकों को एक इमारत की बालकनी पर खड़े होकर उन पर पानी थूकते हुए देखा। आरोप है कि जब श्रद्धालुओं के ऐसे करने से मना करने के बाद भी शरारती तत्व नहीं माने और थूकना जारी रखा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। भूरिया के मुताबिक बाद में जुलूस में शामिल लोगों ने इन युवकों के कथित कृत्य का वीडियो बनाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले को 2 नाबालिग समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय दंड विधान की धारा 1860 के तहत 295A, 153A, 296, 505 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। भूरिया के अनुसार घटना के संबंध में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में भारतीय दंड सहित की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने अपनी सफाई में पानी पीने और कुल्ला करने की बात कही। भारत नेपाल के जिस बॉर्डर से सीमा हैदर के भारत में दाखिल होने की जानकारी मिली है, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। एसएसबी जांच के लिए नेपाल जा सकती है यूपी एटीएस। पाकिस्तान से अवैध रूप से भागकर भारत आई सीमा हैदर की हकीकत जानने के लिए एजेंसियों ने अपनी सारी ताकत झोंक। इस क्रम में सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल बॉर्डर के जिस पॉइंट के जरिए सीमा हैदर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, उस पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांच कर रही है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर के भारत में दाखिल होने की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए यूपी एटीएस की टीम नेपाल जा सकती है। पाकिस्तान से अवैध रूप से भागकर भारत आई सीमा हैदर की हकीकत जानने के लिए एजेंसी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल बॉर्डर के जिस पॉइंट के
जरिए सीमा हैदर भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई, उस पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांच कर रही है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर ने भारत में दाखिल होने की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जल्द ही यूपी एटीएस की टीम नेपाल जा सकती है। सीमा हैदर पाकिस्तान से नोएडा तक कैसे पहुंची, इस मामले की जांच यूपी एटीएस के बाद अब आईबी की स्पेशल टीम भी कर रही है। केंद्र सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आईबी से कहा गया कि वो एसएसबी से सीमा हैदर से जुड़े हर मामले की जानकारी हासिल कर पूरी रिपोर्ट तैयार करे। केंद्र सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा के चप्पे चप्पे पर एसएसबी तैनात है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह आने जाने वालों पर नजर रखे, साथ ही अगर कोई शख्स नेपाल से रास्ते भर आ रहा है तो उसके जरूरी डॉक्यूमेंट को चेक करे। केंद्र सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार भारत नेपाल से सटे इलाकों के जरिए भारतीय सीमा में आतंकियों और जिहादी संगठनों की घुसपैठ करने की साजिश में लगी है। कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में यह खुलासा भी हो चुका है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। देखा जाए तो लगातार भारत नेपाल सीमा पर आतंकी संगठनों की किसी भी साजिश को लेकर समय समय पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी राज्य सरकारों से अपनी रिपोर्ट शेयर करती है। इन रिपोर्ट में इस बात की जानकारी होती है कि आतंकी भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश में लगे हुए हैं। सहारा इंडिया की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वाले 10 करोड़ का फंसा पैसा वापस मिलेगा। इसकी शुरुआती 5,000 करोड़ रुपए के 4 करोड़ निवेशकों से हो रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इन सोसाइटीज में निवेशकों के 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा थे। शाह ने कहा कि इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को अप्लाई करने के 45 दिन में पैसा वापस मिलेगा। ये पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेश की आवेदन कर सकते हैं। निवेशकों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के 3 सोसाइटीज की किसी भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 में पहले पैसे जमा किए और वो रिफंड के लिए एलिजिबल है। वहीं स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले निवेशक आवेदन कर सकते हैं। पहले फेज में जमाकर्ता को 10,000 रुपए तक की रिफंड मिलेगी, यानी अगर जमा राशि 20,000 भी है तब भी केवल 10,000 रुपए ही ट्रांसफर होंगे। लगभग 1.7 करोड़ निवेश ऐसे ही जिन्हें पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि उनका निवेश 10,000 रुपए तक का है। शाह ने कहा कि पहले फेज में कुल 4 करोड़ निवेशकों को रिफंड दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए के रिफंड के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनसे ज्यादा फंड जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि 10,000 से ज्यादा राशि वाले निवेशकों को पूरा पैसा लौटाया जा सके। सहारा ग्रुप की चारों सोसाइटी साल 2010 से 2014 के बीच बनाई गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जांच के बीच सहारा ग्रुप की इन सोसाइटीज ने 10 करोड़ निवेशकों से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे। वहीं अगस्त 2022 में सरकार ने उन जमाकर्ताओं की संख्या 13 करोड़ बताई थी जिनके सहारा ग्रुप के 6 कंपनियों में 1.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा थे। इसमें 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा 2 कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल है। इन 2 कंपनियों में 3.8 करोड़ निवेशकों के 25,07,081.37 करोड़ रुपए जमा थे। वहीं इस साल मार्च 2023 तक सेबी के अकाउंट में सहारा के करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा थे। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में SIRCL और SHICL को इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के निर्देश के बाद सहारा सेबी स्टॉक अकाउंट खोले गए थे।
इन दो कंपनियों में 3.8 करोड़ निवेशकों के 25,781.37 करोड़ रुपए जमा थे। वहीं इस साल मार्च 2023 तक सेबी के अकाउंट में सहारा के करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा थे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।